तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 भारत की भाषिक एकता के बारे में, जो कि हिंदी पल्लव भाग 3 का ये चैप्टर है, कक्षा 8वीं का। तो भारत की भाषिक एकता जो चैप्टर है, इसको समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा एकता का मतलब क्या है। ठीक है, एकता का मतलब हो गया सभी का, मतलब सभी लोग एक साथ रहेंगे। ठीक है, भाषिक एकता का मतलब हो गया मतलब सभी भाषाओं के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं? तो भारत में रहते हैं। ठीक है, भारत में आप लोग अगर देखेंगे तो हिंदी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले, असमीज बोलने वाले, ठीक है, मराठी बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, कन्नड़ भाषा बोलने वाले, मलयालम भाषा बोलने वाले, गुजराती भाषा बोलने वाले, जितने भी लोग हैं सभी के सभी एक साथ रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं, शांति से रहते हैं। ठीक है, तो ठीक एक सुंदर सी फुलवारी में जब भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक फूल खिले हुए होते हैं, तब देखने वालों को बहुत खुशी मिलती है। मतलब बागीचे का अगर हम लोग बात करें, जैसे ये गार्डन है, ठीक है, जब इस गार्डन में अलग अलग तरीके का फूल खिला रहता है एक ही गार्डन में, तो जिस तरह से देखने में बहुत सुंदर लगता है, ठीक उसी तरह से एक देश में, हमारे देश में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, और भाषाओं की इस फुलवारी में खिले फूल के समान हर एक भाषा का अपना अपना अनोखा रूप, रंग और सुगंध है। ठीक है, मतलब अपनी जो भाषा है उसकी एक अलग ही पहचान है, उसके एक अलग ही रूप है, उसमें एक अलग ही रंग भरा हुआ है, और उसमें से एक अलग तरीके का सुगंध भी मिलता है। जैसे हर एक फूल फुलवारी की सुंदरता में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, वैसे ही भारत की बहुभाषिक संस्कृति को इनकी हर एक भाषा से परिपुष्टि मिलती है। मतलब फुलवारी जो होता है, फुलवारी मतलब गार्डन को कहते हैं, ठीक है, बागीचे को कहते हैं। तो जिस तरह से फुलवारी का एक एक फूल फुलवारी को सुंदर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता, बिल्कुल वैसा ही बहुभाषिक जो संस्कृति है हमारे भारत में, यहाँ पर हर एक भाषा से परिपुष्टि मिली हुई है। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लोक कथाएं भी, लोक गीत हैं, ठीक है, मुहावरे हैं, कहावतें हैं, विविध विधा की साहित्यिक रचनाएं हैं। ये सभी मतलब मिलकर ही भारत की सामाजिक संस्कृति को विशिष्ट बनाती हैं। मतलब भारत जो हमारा देश है वो भाषाओं की फुलवारी की तरह है। ठीक है, और इसमें अपनी अपनी भाषाओं के सभी के लोक कथाएं प्रचलित हैं, अपनी अपनी भाषाओं के लोकगीत हैं, अपनी अपनी भाषाओं के मुहावरे भी प्रचलित हैं, और कहावतें भी हमें मिलती है। साथ ही साथ साहित्यिक रचनाएं भी अपनी अपनी भाषाओं में मिलती है, और वही इसे सबसे श्रेष्ठ बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, विविधता में एकता भारतवर्ष की एक प्रमुख विशेषता है। विविधता में एकता का मतलब हो गया बहुत सारे लोगों में भी एकता है, मतलब सभी अलग अलग धर्म के लोग हैं। ठीक है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग धर्म के भी लोग हैं, लेकिन फिर भी इन सब में एकता देखी जाती है। ऐसे आमतौर पर हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हिंदू है तो उसकी जो ज़्यादातर अगर मतलब जो संबंध होता है वो हिंदू लोगों के साथ रहता है, कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम लोगों के साथ रहता है, कोई सिख है तो सिख के साथ रहता है। लेकिन इसके बीच भी होता क्या है, हिंदू मुस्लिम संग है, ठीक है, हिंदू जो है वो मुस्लिम के संग, मुस्लिम सिख के संग, सिख वाले फिर से हिंदू के संग, हिंदू वाले ईसाई के संग, मतलब सभी के सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। और वो मात्र मतलब एक ऐसा देश है, वो है भारत। ठीक है, मतलब केवल भारत में ही ये चीज़ें संभव है। भारत के क्षेत्र में भी यही विविधता परिलक्षित होती है। भारत में बोली जाने वाली 1,500 से भी अधिक भाषाओं में से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने 8वीं अनुसूची में स्वीकृति दी है। अब देखिए, जो भारत में बोली जाने वाली 1,500 भाषाएं हैं, ठीक है, ये 1,500 जो भाषाएं हैं वो कम भाषा नहीं है। 1,500 भाषा मतलब 1,500 लैंग्वेजेस हैं, और उनमें से भारत के संविधान में केवल और केवल 22 भाषाओं को ही संविधान स्वीकृति देता है। ठीक है, और उसमें से हमारी जो ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी को राजभाषा के रूप में भी स्वीकार करता है संविधान हमारा। ठीक है, परंतु ऐसी अनेक भाषाएं हैं जो अब तक संविधान में सन्निविष्ट नहीं हुई हैं।
तो आप लोग भी हिसाब लगा सकते हैं कि जहाँ पर 1500 भाषाएं बोली जाती हैं और उसमें से केवल 22 भाषाएं अगर हमारे देश के संविधान में वर्णित हैं, तो बाकी सारी भाषाएं कहाँ गई? ठीक है, तो बाकी सारी भाषाएं जो हैं वो अभी तक संविधान में अपनी जगह ढूंढ रही हैं। इनमें से कुछ भाषाएं राज्यों की राजभाषाओं के रूप में भी स्वीकृत है। बहुत ऐसी भाषाएं हैं जो अपने अपने राज्य के, अपने अपने स्टेट के जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसके हिसाब में भी उसको स्वीकृति, मतलब उसको परमिशन मिला हुआ है। उदाहरण के लिए अगर हम लोग लें तो मीजो जो भाषा है, मीजो, खासी, गारो आदि के नाम के लिए नाम लिए जा सकते हैं। मतलब ये सभी के सभी नाम हैं जो अपने स्टेट के हिसाब से अपने भाषा को अपना चुके हैं, मतलब स्वीकृति मिली है। ये जो अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, क्या उन्हें एक दूसरे को समझने समझाने में मुश्किल नहीं होती? मतलब हमारे देश में एक बार आप लोगों ने कभी सोच के देखा है कि क्या हमारे देश में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, तो क्या एक दूसरे को अपनी बात को समझाने के लिए क्या कभी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? हाँ, मुश्किलें तो होती हैं ज़रूर। इसका जवाब होगा कि हाँ, मुश्किलें तो होती हैं ज़रूर, पर इन भाषाओं में कुछ ऐसे तत्व समाहित हैं जिनके कारण एक भाषा बोलने वाले लोग दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों की बातें कुछ न कुछ तो समझ ही लेते हैं। मतलब कहा गया है कि मुश्किल तो होती है, लेकिन इन भाषाओं में कुछ ऐसे तत्व भी मतलब सम्मिलित हैं जो एक भाषा वाला आदमी अगर किसी दूसरे भाषा वाले से कुछ कहता है, तो वो व्यक्ति जो सामने खड़ा है वो कुछ न कुछ तो समझ ही लेता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं समझ पाता है, कुछ न कुछ जरूर समझ लेता है। उनकी भाषा भी कुछ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। इन तत्वों ने ही भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध रखा है। मतलब किसी दूसरे भाषा वाला व्यक्ति जब सामने से कुछ कहता है तो ऐसा नहीं लगता कि हम लोग समझ नहीं रहे हैं। हो सकता है हम लोग वो बात समझ रहे हों, लेकिन हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे अंदर उस भाषा को समझने की शक्ति है, केवल हम लोग बोल नहीं सकते हैं। ठीक है ना। अगर मैं उदाहरण लूँ, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि आपको कन्नड़ भाषा में अगर कुछ कहता हूँ, हालांकि मुझे भी नहीं आता कन्नड़ भाषा, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो अगर सामने वाला व्यक्ति अगर मान लीजिए मलयालम है या फिर तेलुगु भाषा जानता है, ठीक है, तो उसको हो सकता है वो बातें समझ में ना आए, मतलब बोल ना सके, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से बिंदु ऐसा निकलेगा जो वो जरूर समझ लेगा कि इस व्यक्ति ने ऐसा कुछ कहने का प्रयास किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। रामायण महाभारत की कथाएं तो तुम लोग जानते ही होंगे ना। यहाँ पे बच्चों के बारे में, मतलब बच्चों से बुक जो है वो बातें करती हैं। तो रामायण जो है हमारे, महाभारत जो है इसकी जो कथाएं हैं आप लोग तो जानते ही होंगे। आज से हजारों वर्ष पहले संस्कृत भाषा में ये महाकाव्य लिखे गए थे। मतलब आज से हजारों साल पहले, ठीक है, ये जो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, ये लिखे गए थे किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में ही विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद की रचना हुई। ठीक है ना। हमारा जो भारत है, भारतवर्ष में 4 वेदों का वर्णन है, जो कि सबसे प्राचीन वेद जो है उसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं जिनका सबसे पुराना ग्रंथ कहा गया है और इसकी रचना हुई थी संस्कृत भाषा में। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ जो वेद थे वो जब रचना, मतलब उसकी जब रचना हुई तो उसकी भाषा क्या थी? तो उसकी भाषा संस्कृत थी। उसके बाद इसी भाषा में उपनिषद, पुराण आदि अनेक ग्रंथों की रचना हुई। पंचतंत्र, हितोपदेश की अमर कथाएं, मतलब ये सभी के सभी जो हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे उपनिषद है, पुराण है, आदि ग्रंथों की रचना हुई है। पंचतंत्र जो हैं वो कहानियां हैं। हितो उपदेश की अमर कथाएं भी कही गई है, मतलब लोगों के हित के लिए, हित के उपदेश के लिए जो कथाएं कही गई। कालिदास, भवभूति आदि के विश्व विख्यात काव्य, नाटक आदि इसी भाषा में रचे गए।
इसको आप लोग टिक करके जरूर रखिएगा, ठीक है। कालक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाने के पश्चात संस्कृत भाषा कुछ कुछ परिवर्तित होने लगी और इसके फलस्वरूप कालांतर में कई आधुनिक भाषाएं, भारतीय भाषाएं जैसे, मतलब कालांतर का मतलब हो गया यहाँ पर जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे, ठीक है। तो हुआ क्या है कि कालक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाने के पश्चात संस्कृत भाषा कुछ कुछ परिवर्तन होने लगी और इसके फलस्वरूप कालांतर में आधुनिक भाषाएं, भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, असमिया, बंगला, उड़िया, मराठी आदि भाषाएं उत्पन्न हुई। मतलब ये देखिए, जो ये भाषाएं हैं हिंदी, असमिया, बंगला, उड़िया, ये सभी के सभी भाषाएं हमारे संस्कृत से ही उपजी हैं, ठीक है। संस्कृत की भाषाएं जब इधर उधर के क्षेत्र में जब फैलने के बाद उसमें लोगों ने बोलने का तरीका बदल दिया और लोगों का उच्चारण को, मतलब जिस तरह से लोगों ने उच्चारण किया बिल्कुल उसी तरह का एक अलग से उसमें भाषा बनता गया। आप लोग एक पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें लिखा गया है, उसके नीचे वाले लाइन में आप लोग देख सकते हैं डार्क कलर में लिखा हुआ है, विश्व के प्राचीन ग्रंथ वेद में विमान की संकल्पना, ठीक है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं कि कैसे विमान की संकल्पना की गई है। विमान मतलब यहाँ पे क्या है, विमान मतलब हवाई जहाज को कहा गया है, ठीक है। तो विश्व के प्राचीन ग्रंथ में वेद में विमान की संकल्पना की गई है, मतलब यहाँ पे हवाई जहाज को किस तरह से बनाया जाए कि वो उड़े, वो आकाश में उड़े, इसकी यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है। कितने साल पहले? हजारों साल पहले वेद में, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो कहते हैं कि साइंस ने ये नया कुछ कारनामा किया है, तो साइंस कुछ करे इससे पहले हमारे भारत में, केवल ये भारत में ही संभव था। भारत के वेद पुराण जो हैं उनमें ये सारी चीज़ें वर्णित हैं। हालांकि हम लोग वेद पुराण और जो धर्म से संबंधित जो किताबें हैं वो हमारे भारत के विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती हैं। अगर ये सारी जो पुस्तकें हैं, अगर रामायण, महाभारत, ठीक है, पुराण, उपनिषद, ये सभी के सभी ग्रंथ अगर भारत के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अगर पढ़ाई जाती तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सीखने को मिलती, ठीक है। तो कहा जाता है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति मूलतः संस्कृत भाषा से ही हुई है। जो मैंने पहले ही कह दिया कि जितनी भी आज की भाषाएं बोली जाती हैं, आधुनिक का मतलब हो गया आज की जितनी भाषाएं बोली जाती हैं वो सभी के सभी भाषाएं संस्कृत से ही उत्पन्न हुई है। इसलिए संस्कृत भाषा के अनेक शब्द और व्याकरण के अनेक नियम आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी प्राप्त होते हैं। इस रूप में भारतीय भाषाओं में एकता की झलक परिलक्षित होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रांतीय भाषाओं में भी रामायण लिखे गए। मतलब संस्कृत भाषा में जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा था उसी के आधार पर प्रांतीय भाषाओं में भी रामायण लिखे गए। मतलब प्रांतीय भाषाओं का मतलब हो गया अलग अलग क्षेत्र की जो भाषाएं हुई उनमें भी रामायण लिखे गए हैं। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया, तो माधव कंदली ने असमिया भाषा में और तुलसी ने अवधी में रामचरितमानस लिखा। ये सभी के सभी पॉइंट आप लोग टिक करके रखिएगा, किसने किस भाषा में रामायण की रचना की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि केवल क्लास 8 के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में आप लोगों के जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब होंगे तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखा था, याद रखना आप लोग, कंबन एक व्यक्ति का नाम है। माधव कंदली जो है वो भी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने असमिया भाषा में उसी संस्कृत वाले रामायण का अनुवाद किया। कंबन ने भी उसी संस्कृत वाले रामायण का अनुवाद किया और तुलसीदास जी ने क्या किया, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा उसी रामायण की आधार पर। तो श्रीमद्भागवत और महाभारत में वर्णित कथाओं के आधार पर प्रांतीय भाषाओं में अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, ठीक है। तो श्रीमद्भागवत और महाभारत में वर्णित है कि जो हमारे मतलब जो कथाएं हैं उन कथाओं के आधार पर ही प्रांतीय भाषा में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं।
असम के महापुरुष शंकरदेव और उनके शिष्य माधवदेव की रचनाएं भी संस्कृत के ग्रंथों पर ही आधारित हैं। पंचतंत्र और हितोपदेश की अमर कथाओं का जो अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में प्राप्त होता है। इसके फलस्वरूप स्थानीय भाषाओं के साहित्य में वर्ण्य विषय का साम्य परिलक्षित भी होता है। मतलब जो पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, जो हितोपदेश की कहानियां होती हैं, उनमें भी भारत की भाषाओं का अनुवाद प्राय देखने को मिलता है। इसके फलस्वरूप में क्या होता है कि स्थानीय जो भाषाएं हैं, स्थानीय भाषा वही है, अलग अलग क्षेत्र विशेष की जो भाषाएं होती हैं, तो अलग अलग स्थानों की भाषाओं को स्थानीय भाषाओं के साहित्य में जो वर्ण्य विषय का साम्य परिलक्षित होता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं में संस्कृत के अनेक शब्द कुछ ज्यों के त्यों और कुछ थोड़ा बदल कर प्रयोग किए जाते हैं। मतलब आज हम लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, ऐसे में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम लोग बिल्कुल संस्कृत में जैसी बोली जाती है वैसे ही उस भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार के और मतलब कुछ जगह पर ऐसे भी हैं और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर हम लोग उसे बदल देते हैं उस शब्द को। ठीक है, जैसे मैं कौन सा शब्द बदला है, एक ऐसा उदाहरण आप लोगों को दे देता हूं। जैसे संस्कृत में हम लोग नेत्र कहते हैं, ठीक है, और इसी को हम लोग थोड़ा बदल कर अगर बोलें तो आंख भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों को क्रमशः तत्सम और तद्भव शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द उस शब्द को कहते हैं जो संस्कृत वाला शब्द है, और तद्भव शब्द उस शब्द को कहते हैं जो थोड़ा बदल गया है। तो मैंने जो उदाहरण लिया यहाँ पर, नेत्र शब्द हो गया तत्सम, और नेत्र को ही आंख भी कहते हैं तो आंख शब्द हो गया है तद्भव। इन तत्सम और तद्भव शब्दों के कारण अनेक भाषाओं के शब्द भंडार में समान रूप के जो शब्द भरे पड़े हैं। यह भाषिक एकता का एक प्रमुख तत्व है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इस वीडियो को तत्सम और तद्भव शब्द के इस बिंदु पर ही बंद करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग को समझेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है और गहराई से समझने के लिए हमें 2 वीडियो की जरूरत पड़ेगी। इसलिए बाकी वीडियो का लिंक पाने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।